students. Today I will discuss topic HIV/AIDS. You know that HIV/AIDS is very popularly known disease, and this is a STD. STD means sexually transmitted disease. Means this disease spread through sexual contact also, but that is not a single major mean of spread of disease. This disease can also be spread through other means, like this disease can spread through sharing needles, sharing razors, sharing uh, other other utensils, medical utensils, through that the blood or body fluid of one person's body come in close contact with the fluid or blood of another person's body। यानी कि जब फ्लूइड बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में एक पर्सन का बॉडी फ्लूइड दूसरे पर्सन के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो एचआईवी का वायरस स्प्रेड हो सकता है। और इसी तरीके से जो एक डिजीज ब्लड, क्योंकि ब्लड भी क्या है, बॉडी फ्लूइड है, तो ब्लड के थ्रू भी एचआईवी एड्स डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती है। तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है। ये दिस वायरस, इसके बारे में देखते हैं व्हाट अबाउट, वी विल सी समथिंग अबाउट वायरस। एचआईवी वायरसेस आर सिंगल स्टैंडर्ड एनवलप्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए एंड इसका आरएनए स्ट्रैंड अगर आप याद रख सकें तो याद रखें, पॉजिटिव सेंस स्टैंड होता है और पॉजिटिव सेंस स्टैंड आरएनए होता है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए स्टैंड अगर आपको कुछ याद नहीं रहता, बट इतना आप जरूर याद रखें कि जो एचआईवी का वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एचआईवी इन्फेक्ट वाइटल सेल्स इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो कौन सी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेल्पर टी सेल्स को, मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इसका वीडियो भी चैनल पर है, जिसमें से आप देखेंगे बी सेल्स और टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसमें से जो टी सेल्स हैं तो टी हेल्पर सेल्स होती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है। तो जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, यानी कि किसी पैथोजन के बॉडी में आने पर ये टी हेल्पर सेल्स इन्हें रिक्रूट करती हैं, इनको ढूंढ लेती हैं और टैग करती हैं, और टैग करके इनको बी सेल्स को प्रेजेंट करती हैं। और तब बी सेल्स इन टी हेल्पर सेल्स की मदद से बी सेल्स पहले प्लाज्मा सेल बनाती हैं और वो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनती है और एंटीबॉडी जो है इन्फेक्शन को किल करती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि टी हेल्पर सेल्स का रोल हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी के लिए टी हेल्पर सेल्स बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो टी हेल्पर सेल्स में ही ये इन्फेक्शन करता है एचआईवी का वायरस जो है। और इसके अलावा और मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। बट टी हेल्पर सेल्स में CD4 टी सेल्स होती हैं, CD8 टी सेल्स होती हैं। तो ये किसे करता है, CD4 टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पता होने चाहिए। एचआईवी वायरस जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड इट इन्फेक्ट्स टी हेल्पर सेल्स एंड CD4 टाइप टी हेल्पर सेल्स को एचआईवी का वायरस इन्फेक्ट करता है। दिस इज अ रेट्रोवायरस, ये एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस मीन्स क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। और आप जानते हैं कि नॉर्मल जो सेल्स होती हैं उन सभी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो ये आरएनए जो है ये जब किसी यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करता है तो पहले अपने आरएनए से बनाता है, अपने आरएनए से अपना डीएनए बनाता है। और ये जो इस फेनोमेनन को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इस फेनोमेनन को, कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसके लिए एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से पहले ये आरएनए अपना डीएनए बनाता है, फिर अपने डीएनए को होस्ट सेल के, जिस सेल को इन्फेक्ट किया उस सेल के डीएनए से जोड़ लेता है। और फिर होस्ट सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट करती है, अपने डीएनए से अपने आरएनए बनाती है, अपना प्रोटीन बनाती है। उस दौरान उस होस्ट सेल के जीनोम से जो वायरस का डीएनए भी इंटीग्रेट हो गया है, उससे वायरल आरएनए बनता है।
वायरल प्रोटीन बनती है और वायरस का नंबर ये असेंबली इनकी हो जाती है और असेंबलिंग के बाद वायरल आरएनए, वायरल प्रोटीन। आप जानते हैं कि वायरस की जो बॉडी होती है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन कवर होती है। तो प्रोटीन एनवेलप भी बन गया और जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए बन गया, तो वायरस असेंबली करके नए-नए करोड़ों वायरस बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बेसिक इसका जो पॉइंट्स हैं, मैंने एचआईवी वायरस और उससे जो सिम्पटम्स होने वाले हैं उनके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। एचआईवी वायरस के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस बताई हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, एचआईवी वायरस की हम स्ट्रक्चर के बारे में अब यहाँ पर देखेंगे। तो जो एचआईवी वायरस है इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें जो वायरल एनवलप होती है और इससे GP120 और GP41 जो है इसकी एनवलप में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं। GP120 और GP41 मेडिकल में कभी नीट में पूछा जा सकता है। और इसका जो कैप्सिड है वायरल कैप्सिड, उसके बाद यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल हम देखते हैं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये वायरल आरएनए है और इसमें एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और आपको बताया मैंने कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, यानी वायरल आरएनए से फर्स्ट वायरल डीएनए बनेगा, देन वायरल डीएनए विल इंटीग्रेट इनटू होस्ट सेल डीएनए। तो उसके बाद वो नए नए और वायरस बना लेगा। HIV stands for human immunodeficiency virus. AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome. तो ये आपको पॉइंट जरूर याद रखना है, HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म। तो HIV में ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी कहा जाता है क्योंकि ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट कर देता है ये वायरस। क्योंकि ह्यूमन के इम्यून सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल, CD4 टाइप की टी हेल्पर सेल को ये इन्फेक्ट करता है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। तो ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, डिफिशियंट कर देता है, पैरालाइज कर देता है, जिससे बॉडी में नंबर ऑफ इन्फेक्शंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। बॉडी बिकम्स प्रोन वेरी सेंसिटिव टू नंबर ऑफ इन्फेक्शंस एंड सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स होम ऑफ डिजीज, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस एट अ टाइम मीन्स सिंड्रोम की कंडीशन बॉडी में हो जाती है। और इसीलिए ये वर्ड सिंड्रोम यहाँ पर आपको डिजीज की कंडीशन को बताने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए सिंड्रोम वर्ड यूज़ किया गया है। यानी कि बहुत सारे इनसे इन्फेक्शंस बहुत आसानी से हो जाते हैं बॉडी में, क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट हो जाता है। और एक्वायर्ड वर्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं बॉडी डिफेंस सिस्टम, ह्यूमन इम्यून डिफेंस सिस्टम में बेसिकली टू टाइप के डिफेंस सिस्टम है, वन इज इनेट एंड वन अनदर इज एक्वायर्ड। तो इनेट में आप जानते हैं फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर्स आते हैं, जिसमें से कि स्किन कवरिंग जो है वो है, या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज जो बॉडी प्रोड्यूस करती है वो है, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स जो प्राइमरी लेवल पर फैगोसाइटोसिस से किसी इन्फेक्शन को किल कर सकती है, वो सारा आता है आपका इनेट इम्यूनिटी में। बट जब इनेट इम्यूनिटी भी फेल हो जाती है, यानी कि इन्फेक्शन स्किन को क्रॉस करके ब्लड कैपिलरी के लेवल पर आ गया और ब्लड कैपिलरी से भी ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड वेसल के अंदर आ गया, यानी कि ब्लड के थ्रू अब वो बॉडी में एंटर कर चुका है और ब्लड में जो WBC सेल्स थी, मैक्रोफेजेज या न्यूट्रोफिल्स, वो फैगोसाइटोसिस से, इन्फ्लामेशन से उस वायरस को किल नहीं कर पाई। तब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड सिस्टम एक्टिव होता है। और एक्वायर्ड सिस्टम में बी सेल्स और टी सेल्स जो है यही इंपॉर्टेंट है रोल प्ले करने वाली। तो इसमें से टी सेल्स में से एक टाइप की टी हेल्पर सेल को ही HIV वायरस इन्फेक्ट करता है और इसीलिए ये नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम दिया गया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये यहाँ पर आपको HIV का जो स्ट्रक्चर है HIV वायरस का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी। तो ये वायरल कैप्सिड है, आप देख रहे हैं, सॉरी ये वायरल एनवलप है, एनवलप्ड वायरस है। इसमें एनवलप भी है और एक कैप्सिड भी होती है, प्रोटीन की बनी खोल भी होती है और बाहर एक एनवलप भी होता है। तो आउटर सरफेस जो है उसे HIV एनवलप कहते हैं और जो कैप्सिड होती है बुलेट शेप की होती है, इसमें HIV आरएनए होता है, ये आप देख सकते हैं HIV आरएनए है। साथ ही साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट है और ये आप देख रहे हैं एनवलप के ऊपर HIV ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। ऐसा ही वायरस जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स आप देख रहे हैं ना HIV में, ऐसे ही ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं
ये कोविड-19 वायरस की सरफेस पर भी प्रेज़ेंट हैं और चूँकि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और तो वो जो हैं वो लिपोप्रोटीनेशियस नेचर के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं कोविड-19 वाले में। इसीलिए कहते हैं कि हाथ धोने से, रब करने से क्या होता है कि ये जो लिपोप्रोटीन यानी लिपिड की बनी हुई सरफेस उसमें है, कोविड-19 में है, तो रब करने से क्या होता है कि जो ये लिपोप्रोटीन एनवेलप है, ये टूट जाती है और वायरस जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये एचआईवी का वायरस जो है, यहाँ पर जो ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं एचआईवी ग्लाइकोप्रोटीन्स जिसको स्पाइक्स कहा जाता है, एचआईवी एनवेलप में एम्बेडेड रहते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें एचआईवी कैप्सिड, एचआईवी एनवेलप, एचआईवी एंजाइम्स, एचआईवी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एचआईवी आरएनए के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया। नाउ नाउ आई विल एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ एड्स तो कैसे फैलता है पहले ही मैंने आपको बताया बहुत ही कॉमन है बहुत सारे आप ऐसे एड्स एड्स देखते होंगे टीवी में तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से एनल या ओरल सेक्स से कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मींस एक पर्सन का ब्लड जो एचआईवी पॉजिटिव है अगर वो किसी तरीके से हेल्दी पर्सन को वो ब्लड चढ़ा दिया जाएगा तो इस तरीके से एचआईवी वायरस हेल्दी पर्सन में पहुंच जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन से या हाइपोडर्मिक नीडल्स यानी कि जो लोग ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं और सिरिंज के थ्रू ड्रग लेते हैं तो वो सिरिंज के थ्रू भी एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है हेल्दी पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में इजीली आ जाता है और इस तरीके से वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा जो मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पर या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर स्प्रेड हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगर प्रेगनेंसी है तो मदर की प्रेगनेंसी है तो चाइल्ड को भी हो डिलीवरी के टाइम पर या ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पर 100% ज़रूरी नहीं है बट इट कैन स्प्रेड इट मे स्प्रेड थ्रू दीज मीन्स ऑल्सो some bodily fluids like saliva sweat tears do not transmit the virus तो सलाइवा से पसीने से और आंसुओं से नहीं फैलता यानी कि जो नॉर्मल बिहेव है कि किसी अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पर्सन है तो ज़रूरी नहीं कि हम उसके पास ही नहीं जाएँ, हम उसको प्रोटेक्ट ना करें। तो इस तरीके से आपको ये डिस्क्रिप्शन देख पा रहे होंगे आप। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर अपना ट्रांसमिशन ऑफ एड्स तक हम लोगों ने देखा। अब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो जो CD4 टी सेल्स हैं, इनका नंबर बहुत क्रिटिकल लेवल तक डाउन हो जाता है। तो जो बॉडी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, वो लॉस्ट हो जाती है और बॉडी बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर ससेप्टेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एड्स। मैंने आपको अभी ये चीज़ समझाई भी कि बॉडी में जो सेलुलर इम्यूनिटी मिलती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि जो टी सेल्स से मिलती है और ये टी सेल्स को ही इन्फेक्ट कर रहा है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के लिए बॉडी सेंसिटिव हो जाती है ससेप्टेबल हो जाती है और एड्स हो जाता है उसी कंडीशन को एड्स कहते हैं। एचआईवी वायरस कैन रिमेन डोरमेंट इन द ह्यूमन बॉडी 10 ईयर्स तक यानी कि 10 ईयर्स के पहले अगर एचआईवी वायरस के इन्फेक्शन में कोई पर्सन आया था तो 10 ईयर्स तक कोई सिम्टम ही नहीं आएगा असिम्प्टोमेटिक रहेगा सिम्टम्स ही नहीं आएंगे और वायरस कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस किए बिना ही 10 ईयर्स तक किसी की बॉडी में रह सकता है। ये रेट्रोवायरसेस का मेंबर है जिसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर अब हम लोग देखेंगे कि एचआईवी की लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको लाइफ साइकिल में जो स्टेप्स हैं पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एंट्री एंड बाइंडिंग टू CD4 सेल्स यानी कि पहले एचआईवी वायरस किसी हेल्दी सेल को इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्ट करके उसकी टी टी हेल्पर सेल में CD4 सेल्स से वायरस अटैच हो जाएगा और वहाँ पर वायरस अपने आरएनए से अपना डीएनए बनाएगा और अब वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए से अटैच हो जाता है। फिर जैसे जैसे होस्ट का डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है यानी होस्ट के डीएनए से आरएनए बनता है होस्ट के आरएनए से होस्ट की प्रोटीन बनती है साथ साथ में वायरस के डीएनए से वायरस का आरएनए वायरस का प्रोटीन भी बन जाता है और अब ये वायरल आरएनए और प्रोटीन असेंबली करके न्यू वायरस बनाते हैं जो न्यू सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है ये डायग्राम्स में आप क्लियरली देख सकते हो कि सबसे पहले ये एचआईवी वायरस है। ये क्या हुआ कि एक्चुअली हमारी जो CD4 सेल्स हैं ह्यूमन सेल में ह्यूमन टी
हेल्पर सेल्स में इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं एचआईवी वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन्स और इस एनवेलप में जो मटेरियल है उसके लिए। इसीलिए ये वायरस इन्फेक्शन करके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, फ्यूज़ करता है देखिए। फिर उसके बाद क्या करता है कि पहले जो वायरस का अपना आरएनए है उससे वो वायरस अपना डीएनए बनाया। अब अपने डीएनए को इसने क्या किया कि जो होस्ट की सेल है उसके साथ अटैच कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया और वायरस का आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हुई और वायरस की प्रोटीन बन गई, ट्रांसलेशन हो गया और अब वायरस की आरएनए और वायरस का प्रोटीन फिर से नए-नए वायरसेस बनाएँगे और ये ooze आउट होंगे ऐसे सेल से ऐसे बाहर बड बनाएँगे और फिर अलग हो जाएँगे। नए-नए थाउज़ेंड्स ऑफ वायरसेस रिलीज़ होंगे और न्यू हेल्दी सेल्स को क्या कर देंगे ये इन्फेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एचआईवी की लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया, स्टेप्स बताए एचआईवी लाइफ साइकिल। इसको थोड़ा-सा एक बार हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अपॉन एंट्री टू टारगेट सेल वायरल जीनोम कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से और इसके लिए वायरस के पास एंजाइम रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इससे क्या होगा कि रिजल्टिंग वायरल डीएनए अब सेल न्यूक्लियस में जा कर के क्या कर जाएगा सेलुलर डीएनए से इंटीग्रेट हो जाता है और क्या होगा वंस इंटीग्रेटेड वायरस अब लेटेंट हो जाएगा यानी कि अब वायरस जो है वो लेटेंट हो जाएगा यानी छुप जाएगा और इससे क्या होगा जो होस्ट सेल होती है वो पकड़ नहीं पाती है डिटेक्ट नहीं कर पाती है इम्यून सिस्टम जो है इस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाता है और आपने देखा कि लगभग 10-10 साल तक बिना सिम्पटम्स के अगर डिटेक्ट कर लिया जाएगा, तुरंत बॉडी में डिफरेंट सिम्पटम्स आने लग जाएँगे, बट वो सिम्पटम्स तुरंत से नहीं आते हैं और इसीलिए ये वायरस बहुत तेज़ी से अपना नंबर बढ़ा देता है और जब नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो डेथ कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से ये लाइफ साइकिल को दिखाया गया है कि एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से अपने डीएनए से इसने आरएनए बनाया और ये अपने डीएनए को होस्ट सेल अपने आरएनए से पहले डीएनए बनाया, फिर डीएनए को होस्ट सेल के डीएनए से अटैच कराया, फिर जो वायरस था उसका आरएनए और पार्टिकल्स बने और नए-नए वायरसेस बने और जाकर अब ये नई-नई सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो एचआईवी है मोस्टली इसके 2 स्ट्रेन पाए गए एचआईवी 1 एंड एचआईवी 2, एचआईवी 3 भी पाया गया है। तो इसमें से इनके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं एचआईवी 1 जो है इनिशियली डिस्कवर्ड किया गया था और लिम्फो एडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस यानी लव वायरस इसे कहा गया था और दूसरे जो था ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 3 या HTLV-3 वायरस के रूप में ये एचआईवी 1 को ढूँढा गया था। एचआईवी 1 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड मोर इन्फेक्टिव होता है एचआईवी 2 की जगह पर। तो जो एचआईवी 2 है वो लो इन्फेक्टिव है और एचआईवी 1 जो है वो ज़्यादा इन्फेक्टिव है। तो इस तरीके से जो स्पेशली जो एचआईवी 2 है वो केवल वेस्टर्न अफ्रीका रीजन में ही पाया जाता है जबकि एचआईवी 1 ग्लोब पर सभी जगह पाया जाता है। ये जो पॉइंट्स हैं अगर आपको याद रहते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर किसी की बॉडी में एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन से क्या-क्या सिम्पटम्स आ सकते हैं, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको पैरालाइज़ कर सकता है। साथ ही साथ लिम्फ नोड्स को पैरालाइज़ कर सकता है, उनमें इन्फेक्शन कॉज़ करता है, स्किन पर रैशेज़ आ जाते हैं और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इन्फेक्टेड पर्सन का वो अफेक्टेड रहने लगता है और लिवर और स्प्लीन इनलार्जमेंट होने लग जाता है, मसल्स टायर्ड रहती हैं, ओएसोफेगस यानी गले में खराश रहती है और माउथ सोर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से फ़ीवर और वेट लॉस जैसे सिम्पटम्स जो हैं बेसिक सिम्पटम्स हैं इसके। तो स्ट्रैटेजीज़ टू प्रिवेंट एसटीडीज़ इस तरह से हमें बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये अब देखना है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, कंसल्ट अ प्रोफेशनल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग शाई फील करते हैं एसटीडीज़ के बारे में और इसीलिए उनको देर से सिम्पटम्स के बारे में अगर पता भी चल रहा होता है तो मेडिकेशन प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टाइमली नहीं हो पाता है और इतनी देर हो जाती है कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि ये जो डिज़ीज़ है ये कितनी खतरनाक डिज़ीज़ है। ये आपने सुना होगा रेड रिबन कैंपेन इसके लिए चलाई जा रही है डब्ल्यूएचओ की तरफ से
और इस डिज़ीज़ से रिलेटेड जो बेसिक डिस्कवरीज़ हैं वो आपको नेट पर बहुत जगह आप देखेंगे तो पॉइंट्स हैं, कई वो मिल जाएँगे, बट बेसिक जो पॉइंट्स इसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड थे, जो आपके 12th एनसीईआरटी से रिलेटेड है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। और इसके साथ ही आज का ये लेक्चर मैं यहीं पर सम अप करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड you like and share my videos. Thank you.